ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सॉन्ग और मेल लीड हुआचिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मेल लीड उसको बेड पर लेकर आता है और शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। सॉन्ग उसे रोकती है तो कहता है कि अब जब मेरी तुमसे शादी हुई है तो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और कल मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमें टाइम लैप्स दिखाया जाता है कि सॉन्ग की डिलीवरी हो रही है। वो जब उठती है तो मॉम से अपने बेबी के बारे में पूछती है। नर्स बेबी को लेकर आती है और कहती है कि बेबी बहुत क्यूट है, इसकी नोज और आइज आपकी तरह हैं बट फेस बिल्कुल मिस्टर हुआ की तरह। सॉन्ग सोचती है कि उसकी और हुआजिन की मैरिज उसी रात को हुई थी तो उसने शादी की रात को अपने हस्बैंड का सही से फेस नहीं देखा था, इस वजह से सही से याद नहीं रहा। मॉम कहती हैं कि जैसे ही हुआजिन को डिलीवरी के बारे में पता चला वो जल्दी ही आने वाला है, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकोगे। तभी सॉन्ग को कॉल आता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो मॉम को बताती है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे आज की लास्ट फ्लाइट लेकर वहाँ जाना पड़ेगा ताकि वो उनको लास्ट बार देख सके। वो अपने जेट पेंडेंट बेबी को देती है और चाहते हुए कहती है कि बेबी आई एम सॉरी, मेरे जाने के बाद ये जेट पेंडेंट तुम्हारे साथ रहेगा और मैं जल्दी वापस लौट आऊँगी। यहाँ हुआचिन अब्रॉड से लौट आता है और सेक्रेटरी को बोलता है कि सारे शेड्यूल पोस्टपोन कर दो क्योंकि मैं अपनी वाइफ और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा होता है और सॉन्ग बाहर आ रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने से निकल गए थे बट एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अब हमें स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा पिग फॉर्म की बाउंड्रीज पर पैम्पलेट लगा रहा होता है। मिस्टर चिन वहाँ आता है और देखता है कि पैम्पलेट पर लिखा है कि जो भी उसकी मॉम के बारे में कुछ भी बताएगा उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। तो मिस्टर हुआचिन कहता है वो ठीक है पर पिग फॉर्म के बाहर पैम्पलेट लगाने से क्या होगा। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि मॉम सुपर हीरो हैं और वो कोई मिशन पूरा करने अब्रॉड गई हैं, तो वो जब लौटेंगी तो क्या पता पिग फॉर्म के सामने से निकले। और वैसे भी ये आपकी गलती है कि आप अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ पाए। अगर आपने जल्दी अपनी वाइफ को नहीं ढूंढा तो मैं एक स्टेप मॉम को ढूंढ लाऊंगा अपने लिए। और ये कहकर वो बच्चा भाग जाता है। मिस्टर हुआचिन सेक्रेटरी से कहता है कि तुमने उसे अच्छे से मैनर्स नहीं सिखाए हैं, एक अच्छा टीचर नहीं ढूंढा गया तुमसे, जाओ जाकर लेकर आओ उसे। तो सेक्रेटरी जल्दी से उस छोटे बच्चे को पकड़ने भागता है। इधर सॉन्ग भी अब्रॉड से वापस आ जाती है और अपने फोन में बेबी की पिक देखकर कहती है कि पता नहीं मेरा बेबी कितना बड़ा हो गया होगा और कैसे दिखता होगा। तभी वो छोटा बच्चा सॉन्ग के सामने आता है और सेक्रेटरी और बाकी सब उसको पकड़ रहे होते हैं। तो सॉन्ग को लगता है कि ये लोग इस बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, तो वो लोगों पर चिल्लाने लगती है और बेबी को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग कर आती है। बेबी तो सॉन्ग को अपनी सुपर वुमन कहता हुआ उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मेरी हेल्प करो, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। सेक्रेटरी सोचता है कि इस बच्चे ने आज तक मिस्टर हुआचिन के अलावा खुद को किसी को भी टच नहीं करने दिया और ये एक स्ट्रेंजर का हाथ पकड़े खड़ा है। सॉन्ग भी अपने मन में सोचती है कि आज मेरा बेबी भी इतना ही बड़ा होता। सॉन्ग उन लोगों को चकमा देकर छोटे बच्चे को वहाँ से ले जाती है और वो एक सुपरमार्केट में आते हैं। वो बच्चा सोचता है कि ये लेडी ने मेरी हेल्प की तो मेरे को इनको रिपे करना चाहिए। सॉन्ग सोचती है कि इस छोटे बच्चे को क्या पसंद आएगा और वो केक उठाती है और सोचती है इसे केक जरूर पसंद आएगा। और वो बच्चा अपनी कॉपी में लिखता है कि ठीक है, मैं अपने पापा को बोलकर इस केक की फैक्ट्री खुलवा दूंगा। नेक्स्ट वो टॉय को उठाती है तो बच्चे को तो वो टॉय पसंद होता ही है, तो बच्चा अपनी कॉपी में लिखता है कि इसकी टॉय फैक्ट्री भी खुलवानी होगी। नेक्स्ट वो लिख ही रहा होता है, तभी मिस्टर हुआचिन वहाँ जाता है और उसे कहता है अब तुम घर चलो ताकि मैं तुम जैसे भागने वाले बच्चे की पिटाई लगा सकूं। और वो उसे लेके जाने लगता है तो बच्चा चिल्लाने लगा था। सॉन्ग की नज़र उस पर पड़ती है तो वो एक ड्रिंक को मिस्टर हुआचिन के ऊपर फेंक के मारती है। तो वो बच्चा बोलता है डैडी। ये सुनकर तो सॉन्ग को पता चलता है कि ये तो इसका फादर है, ना कि कोई किडनैपिंग करने वाला। मिस्टर हुआचिन को देखकर सोचती है कि क्या मैंने इसे पहले भी देखा है या इससे पहले मिली हूँ। नेक्स्ट वो दोनों बैठे होते हैं। मिस्टर हुआचिन अपने कपड़े साफ कर रहा होता है। सॉन्ग सोचती है कि शायद सारे हैंडसम लड़के एक जैसे दिखते हैं ना, इसलिए मुझे जाना पहचाना लगा होगा। वो मिस्टर हुआचिन से कहती है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है एंड अब जब बेबी सेफ ही है तो मैं भी चलती हूँ। मिस्टर हुआचिन अपने सेक्रेटरी से एक अच्छा ट्यूटर ढूंढने को बोलता है। सेक्रेटरी बताता है कि इस साल 58 टीचर्स चेंज हो चुके हैं पर कोई भी इस बच्चे को ठीक से नहीं संभाल पाया, अब तक और टीचर्स कहाँ से लाऊं। तभी एनन सॉन्ग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है सुपर वुमन आप मुझे छोड़कर मत जाओ और यही मेरे साथ रहो। मिस्टर हुआचिन भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि एनन तो खुद को किसी को टच भी नहीं करने देता, तो इस लड़की को कैसे खुद को टच करने दे रहा है। एनन गुस्सा होते हुए मिस्टर हुआचिन से कहता है डैड आप कभी भी नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए, बस अपने काम में बिजी रहते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी सुपर वुमन मुझसे दूर जाए, मुझे इसी को अपनी ट्यूटर बनाना है। तो मिस्टर हुआचिन सॉन्ग से कहता है कि ठीक है, अगर तुम एज ए ट्यूटर वर्क करोगी
तो तुम जितना कहोगी मैं तुमको उतनी सैलरी दूंगा। सॉन्ग भी सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर पैसों के लिए और डिपेंड नहीं हो सकती, तो एक जॉब होनी अच्छी बात है, और वो हाँ कर देती है। मिस्टर हुआजिन सॉन्ग से उसका नाम पूछता है ताकि सेक्रेटरी कॉन्टैक्ट रेडी कर सके। सॉन्ग अपना नाम बताती है तो मिस्टर हुआजिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि इसका नाम और मेरी वाइफ का नाम तो सेम कैसे हो सकता है, क्या यही मेरी वाइफ है? बट ऐसा कैसे हो सकता है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, इन लोगों के सेम नाम होते हैं। सॉन्ग कहती है क्या मैं वर्क कल से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आज ही अब्रॉड से आई हूँ तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सॉन्ग और मॉम बैठी होती हैं। मॉम कहती है कि अच्छा हो तुम वापस आ गई हो, और अब तुम वापस ही आ गई हो तो मेरे साथ रहो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मिस्टर हुआजिन और बेबी दूसरे विला में रहते हैं, पर सॉन्ग कहती है कि मुझे कुछ पर्सनल मैटर्स हैंडल करने हैं तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। सॉन्ग बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो मिस्टर हुआजिन को इसके बारे में ना बताए, नहीं तो वो बेकार ही चिंता करेगा। फिर वो मॉम से किंडरगार्टन का पता भी पूछती है ताकि वो अपने बेबी को वहाँ से लेकर आ सके, और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। यहाँ स्कूल में एक बच्चा कियान एनन को अपनी टॉय कार दिखाता है और कहता है कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुमको अपनी टॉय कार टच करने दूंगा। जिस पर एनन कहता है कि ये मॉडल तो 2 साल पुराना है, मेरे पास तो पहले से ही लेटेस्ट मॉडल है। और वो अपनी टॉय कार निकालता है तो कियान उसकी टॉय कार को फेंक कर तोड़ देता है और कहता है कि ये तो फेक है, मेरे डैडी इस किंडरगार्टन के शेयर होल्डर हैं, उन्होंने मुझे ये टॉय कार लाकर दी है, तुम्हारे डैडी तो ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। तो एनन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे डैड भी बहुत रिच हैं। देन मन में सोचता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता वरना डैड के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कियान कहता है कि कौन है तुम्हारा डैड, क्या वो कोई डिलीवरी का है? तुम्हारा डैड भी तुम्हारी तरह पुअर ही होगा और तुम्हारी कोई मॉम भी नहीं है। अगर तुम्हारे डैड अपने सारे कपड़े बेच भी देना फिर भी ये टॉय अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने में टीचर आती है और कहती है कि यहाँ ये क्या चल रहा है। तो एनन बताता है कि कियान ने लड़ाई स्टार्ट की है, इसने मेरी कार पहले तोड़ी है। तो टीचर कहती है कि तोड़ भी दी तो क्या हो गया, तुमको कियान से नहीं लड़ना चाहिए, उसके डैड यहाँ के शेयर होल्डर हैं, वो जो चाहे कर सकता है, तुम जल्दी से उससे माफी मांगो। और टीचर एनन को पुश करती है, बट ये सब सॉन्ग देख लेती है और जल्दी से क्लास में आती है और एनन को उठाती है। तो एनन कहता है कि आप यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने आई हो। तो वो खड़ी होती है और टीचर को बोलती है कि तुम एक बच्चे को बिना गलती के पनिश कर रही हो, तुम एक टीचर होने के लायक नहीं हो। तभी कियान की मॉम आती है एंड कहती है कि कौन किस लायक है वो तो मेरा हस्बैंड डिसाइड करेगा। वो अंदर जाती है और कहती है कि सॉन्ग को पहचान। जैसे वो अंदर जाती है तो वो सॉन्ग को पहचान लेती है। सॉन्ग भी कियान की मॉम जी को पहचान लेती है। टीचर पूछती है कि मैम आप यहाँ क्यों आई हो। तो जी कहती है कि मैंने सुना कोई मेरे बेटे को बुली कर रहा है, यहाँ आकर पता पड़ा कि ये तो सॉन्ग है जिसने एक रिच फैमिली में शादी की थी और उन्होंने शादी के बाद इसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ा। क्या हुआ, अब तुम्हारे पास अब्रॉड में रहने के भी पैसे नहीं है इसलिए तुम वापस आ गई। सॉन्ग कहती है कि सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो चुप ही रहो। जी कहती है जो भी है पर इसको मेरी बातों से माफी मांगनी होगी। जी कहती है जो भी हो पर इसको मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। तो टीचर भी कहती है अगर तुम अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती तो बेटर होगा माफी मांग लो। तो एनन गुस्से में कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप एक अच्छी टीचर नहीं हो और मैं माफी नहीं मांगूंगा। जिस पर टीचर उस थप्पड़ मारने वाली होती है तो सॉन्ग एनन को प्रोटेक्ट करती है। तभी मिस्टर हुआजिन वहां जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। मिस्टर हुआजिन की क्लास में आते ही जी कहती है ओह तो एक ब्यूटी को बचाने के लिए एक लड़का आया है, पर यहाँ मेरी चलती है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी चैन आता है और कहता है कौन मेरी वाइफ और चाइल्ड को बुली कर रहा है। जी कहती है कि अब मेरा हस्बैंड आ गया है, तुम बस सूट पहन के बॉस की तरह दिखने का प्रिटेंड कर सकते हो बट रियल बॉस तो मेरा हस्बैंड ही है। चैन कहता है कि अब ये एनन मेरा स्कूल में नहीं पढ़ सकता, तुम लोग घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगो और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर हुआजिन सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमको 3 मिनट देता हूँ, जल्दी से स्कूल को बाय कर लो और इस चैन को यहाँ से बाहर निकालो। वो लोग तो मिस्टर हुआजिन का मजाक बनाने लगते हैं कि ये तो सच में अपने आप को बॉस समझ रहा है, बट सेक्रेटरी का ही पीछे से आता है और चैन को किक करके बोलता है कि तुमको पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, ये वैंडी ग्रुप के ओनर हैं मिस्टर हुआजिन और अब तुम यहाँ के शेयर होल्डर भी नहीं रहे। और ये नाम सुनकर सॉन्ग सोचती है कि ये तो मेरे हस्बैंड का नाम है, बट मेरे हस्बैंड का वैंडी ग्रुप से क्या रिलेशन, तो ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता। और ये सुनते चैन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो मिस्टर हुआजिन के पैर पकड़ के माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी वाइफ को भी थप्पड़ मारता है और उससे माफी मांगने को बोलता है तो वो भी पैर पकड़ के माफी मांगती है, बट मिस्टर हुआजिन उसे रोक देता है। तो वो सॉन्ग के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हम लोग क्लासमेट रहे हैं कि प्लीज तुम मिस्टर हुआजिन को मुझे माफ करने को बोलो। जिस पर सॉन्ग कहती है कि तुम अपने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख सकती,
उसे अच्छे से एडुकेट नहीं कर सकती हो, वो आकर दूसरे बच्चों को स्कूल में बुली करता है। मिस्टर हुआचिन इशारा करता है और सेक्रेटरी उन दोनों को टीचर के साथ वहाँ से बाहर ले जाता है। उसने टीचर को भी फायर कर दिया था। एनन कहता है कि मेरे डैड कितने ऑसम है और सॉन्ग से पूछता है कि आपको मेरे डैड पसंद आए ना, क्या वो हैंडसम है? सॉन्ग भी हंसते हुए कहती है कि हाँ वो हैंडसम तो है। मिस्टर हुआचिन सॉन्ग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो सॉन्ग बोलती है नहीं, मैं अपने बच्चे को लेने जा रही हूँ। मिस्टर हुआचिन पूछता है क्या तुम्हारा भी कोई बच्चा है? तो सॉन्ग हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। एनन कहता है कि सुपर वुमन को तो पहले ही किसी ने चुरा लिया है। तो मिस्टर हुआचिन उसे चुप रहने के लिए बोलता है। मॉम सॉन्ग को कॉल करके बताती हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने बेबी को पिक कर लिया है, तो अब तुम्हें वहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है और अब वो घर आ सकती है। तो सॉन्ग कहती है कि फिर आप मुझे बता दीजिए कि वो दोनों कहाँ पर हैं, मैं उनसे मिलने चली जाऊंगी। मॉम कहती हैं कि आज वो बिजी हैं, कल चैरिटी इवेंट होगा तो तुम दोनों साथ में चले जाना और एक दूसरे से मिल भी लेना। मॉम सॉन्ग का कॉल कट करके मिस्टर हुआचिन को कॉल लगाती हैं और उससे कहती हैं कि आज तो तुम्हारी वाइफ फॉरेन से वापस आ चुकी है, आज तो मैंने उसे जैसे तैसे करके रोक दिया है, तो तुम जल्दी से जाओ और कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करो ताकि तुम खुद जाकर उसे सरप्राइज कर सको। मिस्टर हुआचिन भी ये सुनकर खुश हो जाता है और गिफ्ट खरीदने के लिए जाने लगता है। रास्ते में उसे सॉन्ग मिल जाती है तो वो सॉन्ग से पूछता है कि अरे तुम यहाँ? तो सॉन्ग कहती है कि मेरे बेबी को मेरे हस्बैंड ने पिक कर लिया है। तो एनन कहता है कि आप मेरी ट्यूटर बनोगी? तो सॉन्ग खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब हम दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हें म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग सिखाऊंगी। सॉन्ग एनन को पढ़ा रही होती है और ये सब मिस्टर हुआचिन और सेक्रेटरी भी देख रहे होते हैं। सेक्रेटरी कहता है दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह। तो मिस्टर हुआचिन कहता है अगर उसे अपने बेटे की फिक्र होती तो एनन पिग फॉर्म के बाहर पोस्टर लगाता हुआ नहीं फिर रहा होता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर हुआचिन अपनी मॉम के घर पे आया होता है फ्लावर्स लेके। सॉन्ग के घर जाता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो गेट खोलता है। मिस्टर हुआचिन पूछता है क्या ये सॉन्ग का घर है? तो लड़का बोलता है कि हाँ ये सॉन्ग का ही घर है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें क्या काम है? ये सुनकर तो मिस्टर हुआचिन फ्लावर्स को बाहर ही फेंक कर चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सॉन्ग का तो अब एक बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए वो इतने सालों से वापस नहीं लौटी थी। पर यहाँ में दिखाया जाता है कि ये तो उसका भाई है और उसको लगा था कि कोई लड़का सॉन्ग के पीछे कर रहा है, इस वजह से उसने ऐसा झूठ बोला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है ताकि वो उसकी सिस्टर का पीछा करना छोड़ दे। बट मिस्टर हुआचिन घर आकर अपनी मॉम को बताता है कि मुझे उससे डाइवोर्स लेना है। तो मॉम कहती हैं कि सॉन्ग इतने सालों से बाहर थी और तुम भी अपने बच्चे को लेकर दूसरे विला में शिफ्ट हो गए, तो अब मैं ओल्ड हो गई हूँ और फिर भी मुझे अकेला रहना पड़ रहा है और तुम अब मुझसे डाइवोर्स की बातें कर रहे हो, तुम अपनी बूढ़ी माँ को परेशान करना चाहते हो। मिस्टर हुआचिन कहता है कि सॉन्ग ने उसको चीट किया है, वो किसी और लड़के के साथ रह रही है। मॉम कहती है नहीं, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम देखते हैं कि सॉन्ग मॉम का वेट कर रही होती है, तभी आंटी शैन और उसकी सिस्टर रिजवान वहाँ बातें करते हुए आते हैं कि ओल्ड वुमन ने सॉन्ग के लिए सारी इनहेरिटेंस छोड़ दी है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमें आज पार्टी में एक रिच मैन को ढूंढना होगा ताकि हमारी लाइफ भी बेटर हो सके उसके साथ रह के। तभी उन दोनों को सॉन्ग दिख जाती है। वो सॉन्ग के पास आकर उसे टॉन्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो सारी प्रॉपर्टी लेकर खुद ये बिल्कुल इनोसेंट बनी हुई है। सॉन्ग उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ? तो बताते हैं कि ऑफ कोर्स ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, तो हम वहाँ क्या करते, हमको तो यहीं आना था ना, और 6 साल बीमारी का नाटक करने के बाद भी अब सब कुछ तुम्हारा ही है, तो हमारे पास बचा ही क्या है। सॉन्ग बताती है कि मैंने ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं लिया है और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। रिजवान कहती है तुम अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो, पर तुमने तो अपने हस्बैंड को 6 साल पहले ही छोड़ दिया था, तो अब शायद मिस्टर हुआ तुम्हें रखना नहीं चाहते होंगे। ऑफ कोर्स कौन सा आदमी इतना वेट करेगा, तो इसलिए तुम यहाँ पर एक रिच हस्बैंड की तलाश में आई होगी। सॉन्ग उनको चुप रहने के लिए बोलकर वहां से जाने लगती है, पर रिजवान तो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम अभी नहीं जा सकती। वो लोग सॉन्ग इंसल्ट करने लगते हैं। तभी वहां पर मॉमा चाहती है और कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हुआ फैमिली की डॉटर इन लॉ की इंसल्ट कर रहा है। जिस पर आंटी शन कहती है कि ओ तो तुमने एक्ट्रेस भी ढूंढ लिए हैं, अब जो कि तुम्हारी मदर इन लॉ होने का नाटक कर रही है। यहाँ पर वो दोनों मॉम की इंसल्ट करने लगते हैं कि मॉम तो आंटी शन के गाल पे थपड़ा मार देती हैं। गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि तुम लोगों को गेस्ट लिस्ट अच्छे से चेक करनी चाहिए, कहीं कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट ना आए हों। और हमें दिखाते हैं कि सॉन्ग और मॉम अंदर हॉल में बैठे होते हैं कि तभी वहां पर मिस्टर हुआचिन आता है, तो देखता है कि वहां पे तो सॉन्ग बैठी हुई है, तो उसके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हमें दिखाते हैं कि मॉम को कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से वो सॉन्ग को वहीं बैठने के लिए बोलकर चली गई थी। प्रेजेंट में मिस्टर हुआचिन समझता है कि शायद उसकी मॉम के साथ उसकी वाइफ भी चली गई होगी
और सॉन्ग बताती है कि वो पहली बार इस तरह से चैरिटी इवेंट में आई है, उसे कहीं जगह नहीं मिली तो वो यहाँ बैठ गई। जुआन और आंटी शेन भी ये सब देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये तो वेंडी ग्रुप का सीईओ है, अब ये सॉन्ग को यहाँ से बाहर फेंक देगा क्योंकि वो सीट सिर्फ वीआईपी वेंडी ग्रुप के मेंबर्स के लिए है। लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर हुआजिन सॉन्ग को वहीं बैठने के लिए बोल देता है और ये देखकर तो जुआन और आंटी शेन आग बबूला होकर चले जाते हैं। सॉन्ग सोचती है कि उसकी मदर इन लॉ ने तो कहा था कि आज उसका हस्बैंड यहाँ आएगा, पर अब तो ऑक्शन भी शुरू होने वाला है। लगता है मेरे हस्बैंड ने फिर से उसका प्रॉमिस तोड़ दिया कि तभी अनाउंसमेंट होता है कि ऑक्शन शुरू हो गया है और वो बताते हैं कि जो पहले लॉट था वो मिसेस हुआ ने डोनेट किया है, जो कि इंपीरियल कोकमोपाइन का ब्रेसलेट है। सॉन्ग शौक से खड़ी होती है, सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। मिस्टर हुआजिन भी हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम हुआ फैमिली की डॉटर इन लॉ हो? तो सॉन्ग कहती है नहीं, ये ब्रेसलेट मैंने डोनेट नहीं किया है, और वो वहां से चली जाती है। मिस्टर हुआजिन सोचता है कि ये ब्रेसलेट मैंने अपनी वाइफ को शादी के दिन दिया था और उसने इसे भी डोनेट कर दिया है। सॉन्ग बाहर आकर मॉम को कॉल करती है और ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, तो मॉम कहती है कि मिस्टर हुआजिन को तो काइंड लड़कियां पसंद हैं, मैंने इसलिए डोनेट कर दिया था कि तुम्हारी भी पब्लिक में एक अच्छी इमेज बन सके। उसे बताती है कि वो चैरिटी इवेंट में पहुंच चुका है, क्या तुम उसे मिली? तो सॉन्ग मिस्टर हुआ के बारे में सोचती है और अंदर आती है। यहाँ में दिखाया जाता है कि मिस्टर हुआजिन ने वो ब्रेसलेट खरीद लिया था। सेक्रेटरी पूछता है कि सर ये ब्रेसलेट तो यंग लेडी ने डोनेट किया था ना, तो आप इसको इतने ज्यादा पैसे देकर क्यों बाय कर रहे हो? तो मिस्टर हुआजिन कहता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ या ना करूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम? सेक्रेटरी कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सॉन्ग वहाँ आती है और सोचती है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिस्टर हुआ ही मेरा हस्बैंड हो, क्योंकि कौन ही खुद को डोनेट की हुई चीज दोबारा बाय करेगा। सॉन्ग वहाँ बैठ जाती है और सेकंड लॉर्ड की अनाउंसमेंट होती है, जो कि बुद्धिस्ट बीड्स का ब्रेसलेट होता है। और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ग्रैंडमा से पूछ रही होती है कि आपकी कोई विश है, तो ग्रैंडमा कहती है कि सॉन्ग के ग्रैंडपा ने उनको बुद्धिस्ट बीड्स का ब्रेसलेट दिया था, मगर किसी वजह से उनको वो बेचना पड़ा, तो अगर वो उस ब्रेसलेट को एक बार देख पाती तो उनको अच्छा लगता। तो ये याद करके सॉन्ग भी बीट करती है ब्रेसलेट के लिए। जुआन से कम्पीट करते हुए प्राइस इंक्रीज करने लगती है, तो सॉन्ग कहती है 3 मिलियन, तो जुआन कहती है 4 मिलियन। सॉन्ग कहती है 4.5 मिलियन, तो जुआन कहती है 8 मिलियन। सॉन्ग जुआन से कहती है कि तुमको पता है ये ब्रेसलेट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो तुम ये मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? जिसपे जुआन कहती है कि अगर ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसमें मैं क्या करूं? और वो कॉन्टिन्यूसली प्राइस इंक्रीज करती रहती है। लास्ट में जुआन कहती है 30 मिलियन, तो सॉन्ग को भी कहना पड़ता है 40 मिलियन। जुआन सॉन्ग से कहती है कि सॉन्ग तुम कितनी स्टूपिड हो, अब तुम 40 मिलियन कहाँ से लाओगी? ये सब मिस्टर हुआजिन भी देख रहा होता है, तो वो 100 मिलियन बोल देता है और वो ब्रेसलेट खरीद लेता है। जुआन और आंटी शैन सॉन्ग का मजाक बनाते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर लोगों से कम्पीट नहीं कर सकती हो, यहाँ बहुत से रिच लोग आए हुए हैं। पर मिस्टर हुआजिन तो वो ब्रेसलेट बाय करके सॉन्ग को गिफ्ट कर देता है। ये देखकर तो दोनों माँ बेटी का मुंह ही बंद हो जाता है। सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। तो मिस्टर हुआजिन कहता है तुमने पहले मेरी बेटी की हेल्प भी की थी, तो ये बस एक थैंक यू गिफ्ट है। सॉन्ग सोचती है मिस्टर हुआजिन कितने अच्छे इंसान हैं एंड उनकी वाइफ जो भी होगी वो बहुत लकी होगी। अब चैरिटी इवेंट खत्म हो जाता है। सॉन्ग उस ब्रेसलेट को लेकर बाहर आती है एंड खुद से कहती है ये ब्रेसलेट उसकी ग्रैंडमा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। मिस्टर हुआजिन पूछता है तो आज आप यहाँ इस चैरिटी इवेंट में सिर्फ इस ब्रेसलेट को लेने आई थी? तो सॉन्ग कहती है नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई थी। मिस्टर हुआजिन हैरान होकर बताता है कि मैं भी अपनी वाइफ से मिलने के लिए यहाँ आया था। एंड सॉन्ग के हस्बैंड का नाम पूछता है, तो सॉन्ग बताती है कि उसके हस्बैंड का नाम मिस्टर हुआजिन है। तो हुआजिन तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी सॉन्ग गिरने लगती है, तो मिस्टर हुआजिन उसे पकड़ लेता है और वो लोग सीधे खड़े होते हैं। पास होने से नर्वस होने लगे थे, देन वो लोग सीधे खड़े होते हैं। एंड सॉन्ग कहती है ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। वो जाने लगती है पर मिस्टर हुआजिन से टकरा जाती है। मिस्टर हुआजिन उसे चुप रहने के लिए बोलता है एंड झाड़ियों के पास जाता है, तो वहाँ पर एनन बैठकर उन दोनों को ही देख रहा होता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकाल के लाता है, पर वो तो उसकी गोद में उतरकर सीधा सॉन्ग के पास चला जाता है और कहता है कि डैड बहुत गंदे हैं, वो कितने बुरे इंसान हैं, वो एक नंबर के डेविल हैं, क्योंकि वो आपसे मिलने अकेले के लिए आ गए और मुझे भी नहीं लेके आए। एनन पूछता है कि डैड आपने तो मॉम को देखा कि मॉम में से और सुपर वुमन में से कौन सबसे ज्यादा प्रेटी है? तो सॉन्ग कहती बेटा अपनी मॉम को किसी से भी कंपेयर नहीं करते हैं। इन तीनों को साथ में बातें करते हुए मॉम भी देख लेती हैं और कहती है कि अभी तो मिस्टर हुआजिन डाइवोर्स की बातें कर रहा था, देखो ये तीनों कितने अच्छे लगते हैं। साथ में वो उनके पास जा रही होती हैं। तभी गार्ड्स वहाँ आते हैं और उन्हें किसी अपॉइंटमेंट काम के लिए वहाँ से ले जाते हैं। मॉम सोचते हैं कि ये दोनों तो आपस में मिल ही गए हैं, तो अब मैं इन दोनों से बाद में बात करूंगी। एंड वो कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग कहती है कि आज आपने मेरी हेल्प की तो उसके बदले मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। जिस पर एनन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे तो भूख भी लग रही है।
और रेस्टोरेंट बुक करने लगती है। एंड एनन अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे पता है मॉम ने आपको चीट किया है। डैड उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन एनन कहता है आप चिंता मत करो, आपको एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपके लिए स्टेप मॉम ढूंढ लूँगा। एंड मुझे लगता है कि टीचर सॉन्ग बहुत अच्छी है। और डैड के कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है कि आपको टीचर सॉन्ग को पटाने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर हुआचिन उसके कान खींचने लगता है। इतने में सॉन्ग पीछे मुड़ती है एंड कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर हुआचिन बहाना बना देता है कि वो तो उसके कान में खुजली मच रही थी, तो मैं तो बस उसका कान देख रहा था। अब हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हमारा अनंत तो वेजिटेबल्स नहीं खा रहा होता। तो मिस्टर हुआचिन उसे डांटने लगता है, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम्हें वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। जिस पर सॉन्ग कहता है बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। जिस पर सॉन्ग कहती है कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तुम्हें इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए। और वो खुद प्यार से सॉन्ग को वेजिटेबल्स खिला देती है। एनन वेजिटेबल्स खाता है तो सॉन्ग खुश होकर उसे किस करती है। तो एनन कहता है डैड भी अच्छे हैं, वो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आप उनको भी किस करो। जैसे ये सुनकर तो मिस्टर हुआचिन का खाना ही बाहर निकल आता है। सॉन्ग कहती है तुम्हारे डैड बड़े हैं, बड़े लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो मिस्टर हुआचिन कहता है ठीक है, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से आया। यहाँ हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा सिंगिंग कर रहा होता है और उसके डैड उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि अरे वाह मेरा बेटे, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। तब उस बच्चे के हाथ से चॉपस्टिक गिर के सॉन्ग के सिर पे लगती है। तो सॉन्ग उनको जाकर बोलती है कि आपको थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए, आप इस तरीके से पब्लिक में शोर नहीं मचा सकते। बट वो आदमी तो भड़कने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो तुम प्राइवेट रूम क्यों नहीं बुक कर लेती हो। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से लोगों पर रोब झाड़ रही हो। क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारी फैमिली का है। अपनी सुपर वुमन को बुली होते हुए देखकर एनन तो आकर उस बच्चे को डांटता है और बोलता है कि क्या तुमको पब्लिक में शांत रहना नहीं सिखाया किसी ने। तो वो बच्चा इतनी सी बात पे रोने लगता है। तो सॉन्ग एनन को उनके पास खींचती है। सॉन्ग उसको बोलती है कि तुम्हें एक बच्चे से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तो वो आदमी गुस्से में टेबल पे से सारे डिशेस नीचे गिरा देता है एंड कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं वेंडी ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। तुम तो वेंडी ग्रुप के बारे में जानती भी नहीं होगी, वो पूरी कंट्री का नंबर 1 ग्रुप है। मैं इतनी बड़ी कंपनी का बॉस हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे उल्टा बोलो। तो छोटा एनन बोलता है आप बहुत रूड हो और मेरी सुपर वुमन को बुली करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सॉन्ग एनन से कहती है कि छोड़ो इसको, जाने दो, और वहां से जाने लगती है। बट वो आदमी तो सॉन्ग का हाथ ही पकड़ के रोक लेता है और तभी वहां पर मिस्टर हुआचिन आ जाता है और उस आदमी का हाथ पकड़ के मोड़ देता है। वो आदमी तो मिस्टर हुआचिन से भी कहता है रुको, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं वेंडी ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। रुको अभी किसी कॉल करता हूँ और वो लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। मिस्टर हुआचिन पूछता है तो तुम वेंडी ग्रुप से हो, किस डिपार्टमेंट में। तो बताता है कि मैं फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट से हूँ। आज मैं तुम जैसे पुअर लोगों को बताऊंगा कि पावर क्या होती है। मिस्टर हुआचिन तो उसकी बातें सुनकर सेक्रेटरी चेन को कॉल लगाता है और उसे बुला लेता है। जैसे सेक्रेटरी आता है उस आदमी को होश उड़ जाते हैं। मिस्टर हुआचिन सेक्रेटरी से कहता है इसने जिस हाथ से सॉन्ग को टच किया था उस हाथ को इसकी बॉडी से अलग कर दो। और ये कहकर तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर मिस्टर हुआचिन सॉन्ग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो सॉन्ग कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो नीचे बैठकर एनन से पूछती है एनन तुम ठीक तो हो ना। तो एनन हंसते हुए बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सॉन्ग हंसते हुए उसका कॉलर ठीक करती है। वो उसके गले में अपनी जेट पेंडेंट का धागा देख लेती है और पूछती है कि तुमने ये खाली धागा क्यों पहन रखा है। तो एनन उसे बताता है कि ये एक जेट पेंडेंट था पर गलती से मैंने इसे तोड़ दिया। सॉन्ग पूछती है कैसा जेट पेंडेंट था। तो बताता है कि वो लाइट ग्रीन कलर का जेट पेंडेंट था, जैसे सारे जेट होते हैं। सॉन्ग कहती है हाँ ये भी बात सही है कि सारे जेट पेंडेंट सिमिलर ही होते हैं, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। इतने में एनन आगे भाग जाता है एक बैलून की तरफ। देन सॉन्ग और मिस्टर हुआचिन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कार आती है एंड एनन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर बाहर आते और बताते हैं कि बच्चे को ब्लड की सख्त जरूरत है, लेकिन एनन का ब्लड नेगेटिव एंटीजन का है एंड नेगेटिव एंटीजन उनके हॉस्पिटल में इस टाइम पे नहीं है। तो सॉन्ग कहती है मेरा ब्लड भी RH नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर उसे बताती है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो सॉन्ग कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनन वेट नहीं कर सकता, उसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर से कहते हैं कि ठीक है तो मेरे साथ चलो। अब हम देखते हैं कि एनन उठता है तो मिस्टर हुआचिन उसे डांटने लगता है कि तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हें रोड पे इस तरीके से अकेले नहीं भाग सकते, अब हो गया ना एक्सीडेंट। तो सॉन्ग कहती है एनन अभी भी उठाया है, तुम उसे ऐसे नहीं डांट सकते हो। तो एनन तो सॉन्ग के गले लग जाता है एंड कहता है कि थैंक यू मेरी लाइफ बचाने के लिए, आपने मेरी लाइफ बचाई है तो मैं आपको रिपे करने के लिए सिर्फ प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप जो भी कहोगी मैं वो करूँगा। तो सॉन्ग कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। तो एनन कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ
तो क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? सॉन्ग कहती है कि अरे अरे ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारी मम्मी को बुरा लगेगा। मिस्टर वाजिन सोचता है एक ये लड़की है जो किसी और के बच्चे के लिए इतना कर रही है, और एक इसकी रियल मॉम थी जो इसे 6 साल पहले अकेला छोड़ के चली गई। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं एंड बताते हैं कि वो तो बेबी की मदर ने ब्लड दिया था, वरना इस टाइप के ब्लड तो बहुत रेयर है और हम बच्चे की जान नहीं बचा पाते। सॉन्ग उन्हें बताती है कि वो उसकी मदर नहीं है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के बीच में ट्रांसफर किया जा सकता है, पर वो आगे कुछ बता पाते हैं। पर तभी नर्स आकर उसे किसी अर्जेंट केस के लिए बुला के ले जाती है। मिस्टर वाजिन एनन को सुलाता है एंड सॉन्ग को भी रेस्ट करने के लिए उसके रूम में ले जाता है। वो कहता है कि तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, अच्छे से रेस्ट करो। जिस पर सॉन्ग कहती है मुझे हॉलीडेज देने के लिए थैंक यू, अब मैं अपने हस्बैंड और बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। मिस्टर वाजिन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत लकी होगा जो उसे तुम जैसी वाइफ मिली है। सॉन्ग कहती है मैंने कभी आपकी वाइफ को नहीं देखा, अगर कभी टाइम मिले तो मुझे उनसे जरूर मिलवाइएगा। तो मिस्टर वाजिन कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें पता पड़े कि तुम्हारे हस्बैंड किसी और लड़की के साथ हो तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर सॉन्ग कहती है क्या आपकी वाइफ किसी और आदमी के साथ है? और फिर अपनी बात रियलाइज करते हुए कहती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको जो भी डाउट्स हैं आपको अपनी वाइफ से फेस टू फेस बात करके क्लियर कर लेनी चाहिए। मिस्टर वाजिन भी सॉन्ग की बात मानते हुए अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, बट अनफॉर्चुनेटली सॉन्ग की दूसरा फ़ोन तो उसके घर पर उसके भाई के पास होता है और वो कॉल पिकअप करता है और कहता है कि मैं सॉन्ग का हस्बैंड हूँ, तो तुमको जो भी काम है मुझे बताओ। मिस्टर वाजिन तो ये सुनकर गुस्से में कॉल रख देता है और अपनी वाइफ यानी सॉन्ग को उल्टा सीधा कहने लगता है। यहाँ सॉन्ग को भी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे क्लास रियूनियन के लिए इनवाइट करती है। सॉन्ग मना भी करती है पर वो जिद करती है एंड सॉन्ग भी हाँ कर देती है। मिस्टर वाजिन घर आकर अपनी मॉम को बता रहा होता है कि उसको फाइनली डिवोर्स चाहिए ही। मैं अपनी वाइफ को कई बार चांस दे चुका हूँ, बट उसकी वाइफ ने हमेशा उस पर चीट किया। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर बताते हैं कि यंग लेडी आ चुकी हैं। तो मॉम कहती है अच्छी बात है, अब सारी चीज़ें फेस टू फेस क्लियर करते हैं और वो सॉन्ग को अंदर लाने को बोलती हैं। सॉन्ग अंदर आती है पर वहाँ तो मॉम अकेली होती हैं क्योंकि मिस्टर वाजिन तो पहले ही वहाँ से भाग गया होता है। वो अपनी वाइफ से मिलना नहीं चाहता था। मॉम कहती है कि वो बेबी के साथ अब्रॉड गया है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। सॉन्ग कहती है कि क्या उसका हस्बैंड उसे मिलना नहीं चाहता? तो मॉम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अब्रॉड से लौटने के बाद तुमसे जरूर मिलेगा। अब सॉन्ग रोड पर खड़ी होती है, तभी मिस्टर वाजिन वहाँ आता है और उसको बैठने को बोलता है। सॉन्ग बताती है कि मैं क्लास रियूनियन के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर वाजिन कहता है मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। मिस्टर वाजिन उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो सॉन्ग कहती है वो अब्रॉड गए हुए हैं। मिस्टर वाजिन कहता है तुम जख्मी हो और वो तुम्हारी केयर करने की जगह अब्रॉड में घूम रहा है, कैसा हस्बैंड है? सॉन्ग होटल में कुछ दूर पहले ही कार रुकवा लेती है। मिस्टर वाजिन इसका रीजन पूछता है तो सॉन्ग कहती है कि आपकी कार बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप वहाँ गए तो सबको लगेगा कि मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ। ये कहकर सॉन्ग कार से उतर जाती है, बट उसको कार से निकलते हुए उसकी क्लासमेट शीशी देख लेती है और उसकी पिक्स क्लिक कर लेती है। सॉन्ग होटल में आती है और अपनी फ्रेंड के साथ बैठ जाती है। वहाँ एक लड़की अपने डिजाइनर बैग के बारे में शो ऑफ कर रही होती है और सॉन्ग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो सॉन्ग की फ्रेंड सॉन्ग के पर्स जो कि उसकी मॉम ने गिफ्ट किया था उसे निकाल कर टेबल पे रख देती है, जो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तभी वहाँ पर शीशी आती है और अपने हस्बैंड वू के साथ और सबको अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। सब कहते हैं अरे ये तो वू ग्रुप का सीईओ है ना, और सब लोग उसके और उसके हस्बैंड की तारीफ करने लगे थे कि वो कितने अमीर हैं और कितने सक्सेसफुल हैं। वो लोग सॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तुमने किससे मैरिज की है, क्या वो एक डिलीवरी का है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करता है, तुम हमें उससे मिलवाती क्यों नहीं हो? तो सॉन्ग हंसकर बोलती है कि मेरा हस्बैंड आज बिजी है तो वो तुम लोगों से नहीं मिल सकते। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ ने तो तुम्हें बहुत सारी कंपनियां दी थी, तो तुम उनमें से किसी एक का नाम ले दो ना, और इन सबको मजा चखाने के लिए वही काफी है। तो सॉन्ग सोचने लगती है और वो कोई भी रैंडम नाम ले लेती है। वो कहता है क्या तुम सच में जियांगली कंपनी की सीईओ हो? एंड सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है मैं वो हूँ, आप मेरी फ्यूचर में हेल्प कर सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। बट बाकी सब लोग सॉन्ग से प्रूफ मांगने लगते हैं कि क्या प्रूफ है कि तुम कंपनी की सीईओ हो। तो सॉन्ग अपने बैग में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालती है और उन्हें एक एक करके दिखाती है। ये देखो बिजनेस लाइसेंस, ये देखो कंपनी की रजिस्ट्री, ये देखो मैनेजमेंट लाइसेंस। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि सॉन्ग सच में इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। शीशी तो ये देख के जल भुन रही होती है, तो वो अपने फोन में से वही पिक्चर निकाल कर दिखाती है। तुम्हें ये सारी चीजें एक आदमी को सेड्यूस करने के बाद ही मिली होंगी। वो सारे लोग सॉन्ग की इंसल्ट करने लगते हैं कि ये तो एक मिस्ट्रेस है। तो सॉन्ग की फ्रेंड कहती है तुम सब लोग चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता कि वो सॉन्ग के हस्बैंड की कार है। वो सब लोग कहते हैं अच्छा अगर वो तुम्हारे अपने हस्बैंड की कार है तो अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाओ और हमसे भी मिलवाओ और उसको बोलो कि तुमको लेने के लिए यहाँ आए। सब लोग उसे फोर्स करने लगते हैं। तो सॉन्ग की फ्रेंड कहती है
तुम अपने बॉस को कॉल करके उनसे हेल्प करने के लिए बोल सकती हो। सॉन्ग सोचती है मुझे बॉस से हेल्प लेनी चाहिए, वरना मेरे बारे में सारे गलत रूमर्स फैलाएंगे और मेरे हस्बैंड और बेबी के लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे। और वो मिस्टर हुचिन को कॉल करती और कहती है कि डियर हस्बैंड, पर इतना कहकर वो एम्बेरस्ड होकर कॉल रख देती है। सब लोग उसे बोलने लगते हैं कि तुमने कॉल क्यों काट दिया, क्या तुमने कुछ गलत नंबर डायल कर दिया था, या तुम्हें अपने हस्बैंड का नंबर नहीं पता है, फिर ऐसा कुछ है ही नहीं और हम लोग सही हैं कि तुम तो सच में एक मिस्ट्रेस ही हो। वो सब लोग वू को अपनी कार दिखाने के लिए बोलते हैं और वो उनको बाहर लेके आता है, अपनी कार दिखाने लगा था और बताता है कि ये 1 मिलियन की है। सब लोग उसकी कार की तारीफ करने लगते हैं। देन सब लोग सॉन्ग की इंसल्ट करने लगे थे। तभी मिस्टर हुआजिन एक डैशिंग एंट्री मारता है अपनी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार में और सब लोग तो उसे देखकर शौक ही रह जाते हैं। वो जाकर सॉन्ग के पास खड़ा होता है और उसे अपना कोट उड़ा देता है। और जो वो अब तक फ्लेक्स कर रहा था वो तो मिस्टर हुआजिन की मिन्नतें करने लगा था कि आप यहाँ पे कैसे आए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यंग लेडी को पहचाना नहीं और मुझसे गलती हो गई है। शीशी को भी सॉन्ग से माफी मांगने के लिए बोलता है और जब वो ऐसा नहीं करती तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। तो शीशी सॉन्ग्स के पैरों में पड़ के उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि हम ओल्ड क्लासमेट हैं, इसी नाते मुझे माफ कर दो। सारे क्लासमेट सॉन्ग से माफी मांगने लगते हैं पर मिस्टर हुआजिन कहता है क्या जब तुम ये सब कह रहे थे तब मेरी वाइफ के बारे में तुमने नहीं सोचा, अब ऐसे फील हो रहा होगा। और मैं कभी भी लोगों को उनकी गलतियों पे माफ नहीं करता और तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी माफ करने के लायक नहीं है। और वो अपने सेक्रेटरी को सब कुछ हैंडल करने के लिए बोलकर सॉन्ग को कार में ले जाकर बिठा देता है। सेक्रेटरी वो से कहता है आज से तुम्हारी वो फैमिली को हम बिजनेस से बाहर करते हैं। वो तो अपना सारा गुस्सा शीशी पर निकालता है और उसे थप्पड़ मारता है। कार में फ्रेंड सॉन्ग को कॉल पे बोल रही होती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बॉस इतना हैंडसम है और वो तुम्हारे एक बार कहने में तुम्हारी हेल्प करने आ गया, क्या वो तुम्हें पसंद करता है। मिस्टर हुआजिन भी ये बात सुन लेता है और पूछता है क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जिस पर सॉन्ग कहती है कि नहीं नहीं, आप उसकी बातों को सीरियस मत लो, वो बस ऐसे ही बोल रही थी। मिस्टर हुआजिन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारी तबीयत भी खराब है और तुम अभी ट्रबल में भी थी, फिर भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं था, क्या वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। इस टाइम पे तो तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होना चाहिए, ऐसे हस्बैंड के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए जो बिल्कुल भी तुम्हारी केयर नहीं करता। पर सॉन्ग कहती है आपने आज मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इस तरीके से मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं बोल सकते। जिस पर मिस्टर हुआजिन सॉरी बोलता है और सोचता है कि इसका हस्बैंड इसके साथ इतना बुरा बिहेव करता है तब भी ये उसे प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही सॉन्ग घर आती है तो डिलीवरी गाय उसे एक इन्वेल्प देता है। सॉन्ग इस इन्वेल्प को खोलती है तो उसमें डाइवोर्स पेपर होते हैं। तभी मॉमा चाहती हैं और उस इन्वेल्प को सॉन्ग के हाथों में ले लेती और कहती है कि मेरा इन्वेल्प था, तुमने देखा तो नहीं अंदर क्या था। तो सॉन्ग कहती नहीं और अपने हस्बैंड और बेबी के बारे में पूछती है। तो मॉम बताती है कि वो अभी अब्रॉड से लौटे नहीं है, तुम अंदर जाकर रेस्ट करो। मॉम कहती है सॉन्ग इतनी अच्छी लड़की तो आखिर कैसे मिस्टर हुआजिन पर चीट कर सकती है, ये मिस्टर हुआजिन भी ना, आज तो मैं उसकी क्लास लगा के रहूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर हुआजिन कॉल पे बात कर रहा होता है कि डाइवोर्स पेपर तो उसकी वाइफ के पास पहुंच चुके होंगे, तो फिर अब तक उससे मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं उसे और पैसे चाहिए हो। और वो सोचता है कि एक तरफ सॉन्ग है जिसे उसका हस्बैंड इतना बुरा बिहेव करता है फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ मेरी वाइफ है। तभी वहाँ एनन आता है और पूछता है डैड आप मेरी सुपर वुमन के बारे में सोच रहे हो ना। तो मिस्टर हुआजिन हाँ में से हिला देता है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो काम के बारे में सोच रहा था। एनन कहता है अच्छा आप काम के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, तो मैं तो कह रहा था कि मैं आज अपनी सुपर वुमन को यहाँ बुला रहा हूँ कि वो मुझे पढ़ा सके, लेकिन अब आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे तो फिर मैं उन्हें किसी और दिन बुला लूंगा। बट मिस्टर हुआजिन कहता है नहीं नहीं, उसको आज ही बुला लो, तुम्हें हर रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो एनन इसमें बोलता है कि डैड आपको भी सुपर वुमन पसंद है ना। तो मिस्टर हुआजिन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे इसलिए बुलाने को बोल रहा हूँ ताकि वो तुम्हें पढ़ा सके। लेकिन एनन कहता है डैडी आप मुझसे झूठ मत बोलिए, आप इस तरीके से अपनी बातों को घुमाकर सच को नहीं छुपा सकते हो, आप इतने बड़े हो गए हो पर अभी तक सच बोलना नहीं सीखे क्या। वो कहता है अब चिंता मत करो, सुपर वुमन को मेरे पे छोड़ दो, मैं उन्हें बुला लूंगा। और अब आप जल्दी से जाकर एक न्यू और अच्छा सा आउटफिट पहन लो। और एनन तो अपने डैड का हाथ पकड़ कर ले जाता है। अब सॉन्ग घर पे आती है और एनन गेट खोलता है और सॉन्ग को रूम में लेकर आता है जहाँ पे मिस्टर हुआजिन तो बस खुद को ही मिरर में देखकर निहार रहा था और अपनी ब्यूटी की तारीफ करे जा रहा था। वहाँ इस हैंडसम फेस को देखो तो सही, कौन सी लड़की इस पे फिदा नहीं होगी। एनन पूछता है कि सुपर वुमन क्या आपको मेरे डैडी हैंडसम लगते हैं। सॉन्ग बात बदलते बोलती है बॉस आप इतने अच्छे से रेडी हो रहे हो, क्या आप किसी पार्टी में जा रहे हो। तो एनन कहता नहीं नहीं, डैडी ने नए कपड़े सिर्फ आपको दिखाने के लिए पहने हैं। और मिस्टर हुआजिन तो बस उसका मुंह बंद करने लगा था और बहाना बनाते हुए कहता है मैं तो बस आज नए कपड़े पहनने का ट्राई कर रहा था, चेक कर रहा था कि फिटिंग सही आ रही है नहीं। सॉन्ग की नजर उसके टैग पे पड़ती है और बताती है कि आपने अभी तक प्राइस टैग नहीं रिमूव किया। सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है बट एनन तो मजे लेकर हंस रहा होता है। मिस्टर हुआजिन कहता है
मेरी एक बिजनेस मीटिंग है जो मुझे अटेंड करने के लिए जाना होगा। ये कहते हुए मिस्टर हुआचिन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग एनन को पढ़ा रही थी, जहाँ पे एनन एक सुपर हीरो की ड्राइंग पेंट कर रहा था और सॉन्ग को दिखाता है मैंने डैड की ड्राइंग की है, क्या वो हैंडसम लग रहे हैं? सॉन्ग हाँ करती है। एनन कहता है कैबिनेट के ऊपर जो टॉय रखे हैं ना, आप उन्हें उतारने में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो सॉन्ग एनन के लिए टॉय ऊपर से उतारने लगती है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर हुआचिन लियो के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो विंडो से देखते हैं कि सॉन्ग ऊपर चढ़ी हुई है और कुछ उतारने की कोशिश कर रही है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते वापस रूम में आता है। जैसे सॉन्ग गिरने वाली होती है वैसे मिस्टर हुआचिन वहाँ आके उसे गिरने से बचा लेता है। एनन तो अपनी आइज को कवर कर लेता है। मिस्टर हुआचिन एनन को डांटता है कि तुमने टीचर सॉन्ग को इतनी ऊपर चढ़ने क्यों दिया। तो एनन सॉरी बोलता है। तो सॉन्ग कहती है नहीं इसमें एनन की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है, मैं फिसल गई। मिस्टर हुआचिन वापस आता है। लियो पूछता है मैंने अभी एक लड़की को देखा। तो मिस्टर हुआचिन कहता वो तो मेरे बेटे की ट्यूटर है। तो लियो कहता कोई बात नहीं, जब आप इस ट्यूटर से बोर हो जाओ तो इसे मुझे दे देना। मिस्टर हुआचिन तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लियो को डांटते हुए कहता है मैंने कहा ना कि वो मेरी बेबी की टीचर है और आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदरवाइज हम आगे कॉन्ट्रैक्ट पे और बात नहीं कर पाएंगे। लियो माफी मांगता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर हुआचिन तो कॉन्ट्रैक्ट पे बिना साइन किए हुए चला जाता है। एनन सॉन्ग से पूछता है कि आप रोज मेरे साथ आकर खेलती हो तो क्या आपके बेबी को बुरा नहीं लगता। तो सॉन्ग बताती है कि उसका बेबी अब्रॉड गया हुआ है। तो एनन कहता है ठीक है, तो मैं आपका बेबी बन चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। मुझे भी एक मम्मी चाहिए, क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? सॉन्ग कहती है लेकिन एनन आपके पास तो ऑलरेडी मॉम है ना। तभी लियो अंदर रूम में आता है और बताता है कि मैं मिस्टर हुआचिन के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। एनन तो लियो को घूरने लगता है और कहता है सुपर वुमेन आप इसे इग्नोर करो। लियो तो सॉन्ग को टच करने लगा था और उसके प्राइस भी पूछता है। तो सॉन्ग गुस्सा करती है और कहती है कि इस सब का क्या मतलब है। लेकिन लियो कहता है मिस्टर हुआचिन जितना मनी तुमको देते हैं मैं उसका डबल दूंगा। सॉन्ग उसे धक्का मार देती है और वहां से जाने लगी थी। तो लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। सॉन्ग पानी का ग्लास उठाकर उसके फेस पे पानी फेंक देती है। लियो सॉन्ग को सोफे पुश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। लेकिन तभी मिस्टर हुआचिन आ जाता है और उसे दूर हटाता है। एनन कहता है वो तो अच्छा है मैंने जल्दी जाके डैडी को ढूंढ लिया, वरना तुम तो मेरी सुपर वुमन को हर्ट कर देते। लियो कहता है मिस्टर हुआचिन मैं और तुम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, क्या तुम एक लड़की के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे? लियो तो सॉन्ग पर ही इल्जाम लगाने लगा था कि इस लड़की ने मुझे सेड्यूस किया था, वरना मैं यहाँ अंदर ही क्यों आता। सॉन्ग मना करती रहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन लियो कहता है मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी कसम खाकर कहता हूँ इस लड़की ने मुझे सेड्यूस किया था। सॉन्ग मना करती है और मिस्टर हुआचिन को भी विश्वास था। लियो को थप्पड़ मार देता है, सोफे बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज से मेरी और तुम्हारी कंपनी के बीच में सारे कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर हुआचिन सॉन्ग के हेड पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। सॉन्ग पूछती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अब आपको तो बहुत बड़ा लॉस होगा, मेरी वजह से आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर हुआचिन कहता तुम खुद को इतना अंडर कॉन्फिडेंट मत समझो, बेकार तो वो लोग हैं जिनमें मैनर्स नहीं है, जो एक लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी भी कॉपरेशन नहीं करना चाहता। एनन कहता है मैं एक बहुत पावरफुल मैन हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी मॉम में चाहती हो तो तुम्हें एक क्यूट सा बेटा भी मिल जाएगा और एक हैंडसम सा हस्बैंड भी मिल जाएगा, एक के साथ एक फ्री। एनन की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर हुआचिन हंसने लगता है और सॉन्ग उसे चुप कराई जा रही थी। सॉन्ग कहती है कि मैंने एनन को ये सब नहीं सिखाया है, वो ये सब खुद ही बोल रहा है, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया कि ऐसा बोलने को। मिस्टर हुआचिन बोलता है मैंने कहा था ना उसे ये सब मैंने सिखाया है, और वो सॉन्ग का हैंड रखता है। एनन अपनी आइज क्लोज कर लेता है तो मिस्टर हुआचिन इनडायरेक्टली अपना लव कन्फेस करता है। तो सॉन्ग खड़ी हो जाती है और कहती है कि पर आपकी ऑलरेडी फैमिली है। तो मिस्टर हुआचिन कहता है मैं तो बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाला हूँ। जिस पर सॉन्ग कहती है मेरे पास हस्बैंड है और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तो एनन उसे रोकता है और बोलता है कि मॉम प्लीज आप यहाँ से मत जाओ, मेरी मॉम बन जाओ ना। तो सॉन्ग को समझाती है तुम्हारी मॉम सैड होंगी अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो। जिस पर एनन कहता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। सॉन्ग सोचती है कि मैं अभी अपनी बेबी से 6 सालों से नहीं मिली हूँ, क्या वो भी मुझे ब्लेम करेगा। मिस्टर हुआचिन एनन को रोकता है और सॉन्ग से बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि डिनर का टाइम हो गया है, क्यों ना हम साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करने चलें। एनन तो खुश होकर हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें ग्रोसरी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर सॉन्ग पूछती है कि मिस्टर हुआचिन क्या आप यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं तो हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो एनन कहता है डैडी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो हमेशा इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स खाते हो ना। तो सॉन्ग पूछती है आप यहाँ से क्या बाय करना चाहते हो। तो मिस्टर हुआचिन स्पिनिच को उठा के बोलता है चलो हम थोड़ा सा कोरिएंडर ले लेते हैं। तो सॉन्ग बताती है कि ये स्पिनिच है,
कोरिएंडर नहीं है। तो मिस्टर वाजिन ऑनियन स्प्राउट्स को उठा के कहता है गार्लिक स्प्राउट्स ले लेते हैं। तो सॉन्ग बताती है कि ये ऑनियन स्प्राउट्स हैं। देन मिस्टर वाजिन बड़ा एम्बेरस्ड हो रहा होता है। तो सॉन्ग कहती है कि मैं खुद ही खरीद लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर वाजिन और एनन के लिए खाना बना रही होती है। मिस्टर वाजिन को तो वो पसंद आता है। फिर जब सॉन्ग घर जाने लगी थी तो एनन उसे रोकता है, बट काम का बहाना बनाकर वो वहाँ से चली जाती है। डिनर के बाद मिस्टर वाजिन सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि डिवोर्स का क्या हुआ। तो सेक्रेटरी कहता है कि अभी तो कुछ नहीं पता। तो मिस्टर वाजिन कहता है ठीक है, मैं खुद ही उसके घर जाकर उससे खुद बात करूंगा। और वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। सॉन्ग देखती है कि उसे एक नंबर से कॉल आया है, तो वो कॉल पिकअप करने वाली होती है, बट उसके फोन की लो बैटरी की वजह से वो स्विच ऑफ हो गया था। और मिस्टर वाजिन को लगता है कि सॉन्ग ने कॉल कट कर दिया है। सॉन्ग जाने लगती है, तभी आंटी शन और जुआन वहाँ पे आ जाती हैं और उसकी इंसल्ट करते हुए कहती हैं कि सॉन्ग तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शेमफुल फील नहीं होता? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम किसी आदमी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी और उसके घर पे भी थी, वो भी इतनी लेट नाइट तक किसी आदमी के घर से आ रही हो। मिस्टर वाजिन सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारा यूज कर रहा है, वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है। जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तो वो तुम्हें किसी कूड़े की तरह उठा के फेंक देगा। लेकिन सॉन्ग तो उल्टा उनको मुंह तोड़ जवाब देती है कि सब तुम्हारे जैसे नहीं है जो दूसरों के कनेक्शन का यूज करें। कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जब खुद सक्सेसफुल होना है तो खुद से मेहनत करो। और तुम लोगों ने ग्रैंडमा को ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया था, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात के बारे में मेरे फ्रेंड्स और अब्रॉड के सारे रिलेटिव्स को भी पता है। शायद इसलिए उन लोगों ने तुम्हें वहां से बाहर निकाल दिया होगा और तुम यहाँ फॉरेन से कंट्री में आ गई हो और तुम रेपुटेशन की बात करती हो। जुआन सॉन्ग के थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन सॉन्ग तो जुआन का हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसी को थप्पड़ मार देती है। सॉन्ग बताती है कि विल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो उनकी वारिस है, तो अब इस बात का कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि उनकी वसीयत किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं। तो मॉम कहती है हमने तो वो विल कभी नहीं देखी है, क्या पता तुमने वो फेक विल बनवाई हो। हम एक सीनियर लॉयर को हायर करेंगे और उससे वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर वाजिन अपनी सेक्रेटरी को डांट रहा होता है, तुम जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढो और उसे इन पेपर्स पे साइन करवाओ ताकि मेरे जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो सके। मिस्टर वाजिन विंडो से आंटी शन और जुआन को बातें करते हुए देख लेता है। वो लोग सॉन्ग के खिलाफ चल रहे होते हैं, तो मिस्टर वाजिन भी सॉन्ग के साथ आ जाने का डिसाइड करता है और ब्यूरो में पहुंच जाता है। देन दिखाते हैं कि आंटी शन ने ऑलरेडी लॉयर को अपनी साइड कर रखा है। उन्होंने इनहेरिटेंस में 3/10 पार्ट देने को बोला है। सॉन्ग अंदर चाहती है, जुआन मिस्टर वाजिन के पास बैठने को बोलती है, बट मिस्टर वाजिन मना कर देता है और सॉन्ग को अपने पास बैठा लेता है। देन आगे लॉयर सॉन्ग से विल मांगते हैं, तो सॉन्ग पेपर्स निकाल कर देती है, बट वो तो ब्लैंक पेपर होते हैं, क्योंकि जब सॉन्ग यहाँ आई थी तो मॉम ने चालाकी से पेपर्स एक्सचेंज कर दिए थे और असली विल की जगह ब्लैंक पेपर रख दिए थे। तो आंटी शन और जुआन उसे कहती हैं कि तुम जबरदस्ती इनहेरिटेंस लेना चाहती हो। मिस्टर वाजिन कहता है कि सॉन्ग के पास नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास विल है? तो आंटी शन पेपर्स दिखाती है जिसमें हेयर पिन कैलीग्राफी की गई होती है, जो ग्रैंडमा की स्पेशलिटी थी। बट सॉन्ग उठ के बताती है कि ग्रैंडमा के राइट साइड पैरालाइज था, तो वो लिखना तो दूर अपने राइट हैंड को हिला भी नहीं सकती थी। तो ये विल फेक है और ये हैंडराइटिंग किसी और की है, ना कि ग्रैंडमा की। आंटी शन कहती तुम्हारे पास तो विल है ही नहीं और हमारी विल को फेक बोल रही हो, तुम्हारे कहने से ये विल फेक हो जाएगी। लॉयर अनाउंस करने वाला होता है कि इनहेरिटेंस जुआन की है, बट मिस्टर वाजिन उसे रोकता है और कहता है कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है और अगर तुम इतनी जल्दी में हो तो तुम ये काम कर लो, तो मैं अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे लॉयर को दे दूंगा। तो लॉयर कहता है कि नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। लॉयर आगे बताता है कि ग्रैंडमा के पास एक लॉकर था और वो कहती थी कि वो अपने वारिस को ही ये लॉकर देंगी। हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा के पास सॉन्ग, आंटी शन और जुआन बैठे थे। इससे पहले कि ग्रैंडमा पासवर्ड बता पाती, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। अब जुआन सॉन्ग से कहती है कि अगर तुम वारिस हो तो तुमको पासवर्ड पता होना चाहिए। मिस्टर वाजिन कुछ कहने वाला होता है, बट आंटी शन कहती है कि मिस्टर वाजिन आपकी एक वाइफ है और सॉन्ग का भी एक हस्बैंड है, आप इस तरह से एक शादीशुदा लड़की का साथ नहीं दे सकते हो। सॉन्ग भी कहती है कि मिस्टर वाजिन आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो अभी आप परेशान मत हो। अब लॉकर लाया जाता है, सॉन्ग पासवर्ड डालती है बट वो ओपन नहीं होता। तो जुआन कहती है देख लिया, तुम रियल वारिस नहीं हो। मिस्टर वाजिन सॉन्ग को शांत होकर सोचने को बोलता है कि ग्रैंडमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नंबर क्या हो सकता है। सॉन्ग जुआन और आंटी शन के साथ शर्त लगाती है कि अगर अगली बार उसने ये लॉक खोल दिया तो सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी और वही रियल वारिस होगी। जिस पर जुआन कहती है कि ठीक है, और अगर नहीं खोल पाई तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और तुमको अपना मुंह काला करके रोड पर चलना होगा। तो सॉन्ग हंसते हुए शर्त मान जाती है और तभी वो लॉकर खोल देती है। लॉयर को भी सॉन्ग को वारिस अनाउंस करना पड़ता है। आंटी शन और जुआन लॉयर के पास आकर कहते हैं कि इस लड़की ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, अब तो हम इसकी लाइफ ही खराब कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉन्ग रोड पे चल रही होती है, उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, बट मिस्टर वाजिन वहां आकर उसे बचा लेता है और उसे डांटता है। सॉन्ग सॉरी कहती है और फिर वो रोने लगी थी। फिर वो बताती है कि लॉकर का पासवर्ड उसकी बर्थ डेट था, तो मिस्टर वाजिन उसे हक करता है। सॉन्ग को जब रियलाइज होता है तो वो मिस्टर वाजिन को दूर करती है।
एंड माफ़ी मांगती है। मिस्टर वाचिन कहता है कि तुम इतनी बड़ी ट्रबल में थी, स्टिल तुम्हारा हस्बैंड को तुम्हारी केयर नहीं है, तुम आखिर ऐसे आदमी के साथ हो ही क्यों जिससे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। पर सॉन्ग कहती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपकी भी वाइफ है और मैं भी शादीशुदा हूँ, तो हमको एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वाचिन सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और कहता है कि कल मुझे न्यूज़ चाहिए कि मेरा उस लड़की के साथ डाइवोर्स हो चुका है। सॉन्ग घर पर अपने भाई से बातें कर रही होती है। वो मिस्टर वाचिन के बारे में सब कुछ बताती है। उसका भाई कहता है कि कहीं मिस्टर वाचिन तुमसे लव तो नहीं करता। ये सुन के तो सॉन्ग के मुंह से पानी बाहर ही निकल आता है। वो कहती भी है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका भाई कहता है ऐसा ही है, और क्या ही रीज़न हो सकता है कि वो तुमको हमेशा ब्रदर इन लॉ से दूर जाने को बोलता है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से मिस्टर वाचिन एक अच्छा इंसान है, तुम्हें उनको एक चांस देना ही चाहिए। तो सॉन्ग उसका कान खींचते हुए उसे समझाती है कि मेरा एक हस्बैंड है और मैं उसको चीट नहीं कर सकती हूँ। तभी उससे सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे डाइवोर्स के बारे में बताता है। तो सॉन्ग तो शॉक हो जाती है और उसका भाई भी। वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाने जा रही होती है, तभी आंटी शन और जुआन आकर उसको हिट करती हैं और उसको बेहोश कर देती हैं। इधर एनन मिस्टर वाचिन से पूछता है कि आज सुपर वुमन क्यों नहीं आई है, वो कॉल भी पिकअप नहीं कर रही है। तो मिस्टर वाचिन कहता है कि आज वो थोड़ा थक गई होगी तो रेस्ट करने दो उसको। पर एनन सोचता है कि नहीं, वो एटलीस्ट मेरा कॉल तो पिकअप करती हैं ज़रूर, दाल में कुछ काला है। यहाँ वे दोनों सॉन्ग को उसी लॉयर के पास लेकर आती हैं और उसके सॉन्ग की वीडियो बनाने को बोलती हैं। एनन मिस्टर वाचिन को बताता है कि सुपर वुमन की लोकेशन एक होटल में ट्रेस हुई है, वो शायद किसी प्रॉब्लम में है, आप जल्दी से जाकर उनको बचा लो। तो मिस्टर वाचिन वहाँ से भागता है। यहाँ लॉयर सॉन्ग के साथ कुछ कर पाता इससे पहले मिस्टर वाचिन आकर उसे किक मारता है और सॉन्ग को अपना ब्लेजर देता है। वो सॉन्ग को हक करता है। यहाँ आंटी शन और जुआन दोनों बात कर रही होती हैं कि उन्होंने जो भी सॉन्ग के साथ किया है। तो सॉन्ग उनकी वीडियो बना लेती है एंड उनसे जाकर कहती है कि तुमको क्या लगा, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा। सॉन्ग जुआन और आंटी शन को थपड़ा मारती है और कहती है कि आप लोगों ने इनहेरिटेंस के लिए कम्पीट किया, देन मेरा मजाक बनाया, मेरी इंसल्ट की और अब मेरी रेपुटेशन भी खराब करनी चाहिए। अब मैं तुम्हारी वीडियो मीडिया को दिखाऊंगी और तुम लोगों का असली चेहरा सबके सामने आएगा। तो आंटी कहती हैं कि तुमको पता भी है हमारे पीछे किसका हाथ है। तभी मिस्टर वाचिन वहाँ आता है। गार्ड्स उन सबको वहाँ से ले जाते हैं। सॉन्ग मिस्टर वाचिन से पूछती है कि क्या आप किसी लॉयर से मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, मैं डाइवोर्स फाइल करना चाहती हूँ। और बताती है कि मेरा हस्बैंड ही मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता है। मिस्टर वाचिन अपने मन में सोचता है कि इतनी अच्छी वाइफ है और इसका हस्बैंड इसे डाइवोर्स लेना चाहता है, एक नंबर का फुद्दू है। वो सॉन्ग से कहता है कि तुम ये मैटर मुझ पे छोड़ दो और तुम्हारी कोई भी डिमांड हो तो वो भी मुझे बता दो। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे मेरी बेबी की कस्टडी चाहिए। सॉन्ग एनन से मिलने आती है। मिस्टर वाचिन सॉन्ग से कहता है कि अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, अब तो हम काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं। वो कहती है कि वाचिन कहना ज़्यादा क्लोज साउंड करता है और मिस्टर वाचिन शर्माने लगता है। सॉन्ग उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग एनन को पढ़ा रही होती है तो मिस्टर वाचिन वहाँ पे आता है और सॉन्ग की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखकर उसे अपनी कंपनी के लिए प्रोफेशनल पेंटर की पोस्ट पे वर्क करने का ऑफर करता है। सॉन्ग भी मान जाती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आती है एंड मिस बाय को अपना रेज्यूमे देती है। मिस बाय कहती है कि तुम्हारा मिस्टर वाचिन से क्या रिलेशन है, जिन्होंने तुम्हें खुद रिकमेंड किया है। सॉन्ग कहती है कि नहीं कुछ नहीं है, वो तो सेक्रेटरी काई ने कहा होगा। सॉन्ग बाहर से आती है तो सेक्रेटरी का उसे लंच देते हुए कहता है कि मिस्टर वाचिन ने भिजवाया है। सॉन्ग मिस्टर वाचिन के बारे में पूछती है तो सेक्रेटरी कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। उनकी बातें मिस बाय भी सुन रही होती है। सॉन्ग सबके साथ बैठकर लंच कर रही होती है बट सब लोग उसकी इंसल्ट करते हैं। तभी एनन वहाँ आ जाता है और सॉन्ग को मम्मी बोलता है और कहता है कि सुपर वुमन आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना आपको प्रोटेक्ट करने। मिस बाय तो सॉन्ग को कैरेक्टरलेस कहती है। सॉन्ग उनको चुप रहने को बोलती है कि एक बच्चा भी है यहाँ पे, ऐसे मत बोलो। तो बाय कहती है क्या तुमको शेमफुल फील हो रहा है, जिस पर एनन टेबल पे खड़ा हो जाता है, जिस पे एनन को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पे पैर रखकर कहता है कि हमारी फैमिली बहुत रिच है और मेरी मॉम बिलियनियर है। सॉन्ग उसे आराम से बिठाती है। एनन कहता है कि सुपर वुमन आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे लोगों से डील करने की बहुत तरीके हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम इतने रिच हो तो हमें तुम्हारा घर दिखाओ। तो एनन भी बोलता है ठीक है चलो, बट बाद में शौक मत हो जाना। फिर एनन सबको घर लेकर आता है और इतना बड़ा मेंशन देखकर सबके तो होश ही उड़ गए थे और मिस बाय तो वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है। सॉन्ग और एनन आराम से सोफे पर बैठते हैं तो सॉन्ग कहती फाइनली हमने उनको बेवकूफ़ बना ही दिया। एनन बताता है कि वो मेरा घर है, वहाँ के सोफे मेरी पसंद के हैं। सॉन्ग कहती है कि हाँ बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो एनन कहता है कि नहीं एक्सपेंसिव नहीं है, बस 30 मिलियन के हैं। सॉन्ग तो शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर वाचिन वहाँ आता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं कि मिस्टर वाचिन सॉन्ग को लॉयर से मिलवाता है, जहाँ सॉन्ग अपने हस्बैंड का नाम मिस्टर वाचिन बताती है और ये सुनकर तो वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और हैरान होकर सॉन्ग से एक साथ पूछते हैं। तो सॉन्ग क्लियर करती है कि सिर्फ नाम ही सेम है, वो वेंडी ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। लॉयर कुछ कहने वाला होता है बट मिस्टर वाचिन उसे रोक देता है और सॉन्ग से पूछता है
क्या तुम बर्थ देने के बाद अब्रॉड चली गई थी और 6 साल बाद लौटी हो? तो सॉन्ग हाँ में सिरे लाती है। यहाँ मिस्टर वाजिन सब समझ जाता है कि सॉन्ग ही उसकी वाइफ है, बट सॉन्ग अभी भी कुछ समझ नहीं पाती। उसे लग रहा था कि ये सब डाइवोर्स लेने के लिए इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो। देन वो लॉयर को वहाँ से भगा देता है। तभी सॉन्ग का भाई वहाँ उसे पिकअप करने आता है, तो सॉन्ग मिस्टर वाजिन को इंट्रोड्यूस करवाती है, जबकि मिस्टर वाजिन तो बस खुद को ही कोस रहा होता है कि मैंने इसके भाई का हस्बैंड समझ लिया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वाजिन सॉन्ग को सारी बातें क्लियर कर देता है और कहता है कि अब जो भी हुआ उसे जाने दो, बट हमारी फैमिली कंप्लीट तो हो गई है ना। बट सॉन्ग और एनन एक साथ कहते हैं कि वेट, आपके साथ नहीं रहना हमको। सॉन्ग कहती है कि बिना पूरी बात जाने मुझे डिवोर्स दे रहे थे तुम, और एनन कहता है कि आप मेरी मॉम को मुझसे दूर कर रहे थे, आप अकेले रहो। इनफैक्ट वो दोनों तो बस उसे चिढ़ा रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।